नमस्कार, मेरा नाम नीतीश प्रजापति और आज के वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम 2024 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो देखते हैं, इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे और भी वीडियोस आती रहेंगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। बोर्ड का पेपर जो है आपका नज़दीक आ रहा है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्व जो है हमने कर लिया था। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन 18 से जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, उसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल, इसका 2 का अंदर क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 दूनी माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, और जी क्या हो जाएगा 2x। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण कैसा लिखा जाता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो इस फॉर्म में अगर a हमको मिलता है तो a एक जो है द्विघात समीकरण होगा। तो क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इस साइड माइनस के 2x, इस साइड प्लस के, इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, इस साइड माइनस का 6 है, इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x क्या हो गया, माइनस की 5x और प्लस की 6। तो जो है ये अपन को इस वाले फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में अगर हमें नहीं मिलता, मतलब द्विघात समीकरण के लिए हमें जो है ए एक्स स्क्वायर वाला पद मिलना ही चाहिए। अगर इसमें ए एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, मतलब एक्स की पावर 2 वाला टर्म हमें मिलना ही चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण इसका अथवा लिखा है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। इसकी आपको क्या ज्ञात करना है, मूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बीच वाले पद को 2 भागों में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पर यही वाला टर्म मिल जाए और गुणा करने पर कितनी मिल जाए, 12। तो 12 प्राप्त करने के लिए हम 12 के ही गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 छींक 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो कितने गुणनखंड आ गए, 3। चाहिए आपको कितने हैं, 2। तो हम इन दोनों का एक बना लेते हैं और इसका एक, तो 4 तेरी 12। तो किस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस की क्या ले लेंगे आप, 4x और प्लस का 3x और माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस का x बचेगा और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कितने आएंगे, 12। अब दो दो के आप क्या बना लें, पेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड 2 भी है और x भी है, तो क्या कॉमन आ गया, 2x। इधर कितना बचा, 3 और x, यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे क्या कॉमन लोगे कि ऐसा ही जो है आपको ब्रैकेट यहाँ पे मिल जाए, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब पूरे में से आपको 3x माइनस 2 3x माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लोगे। तो 3x माइनस 2 कॉमन लिया अगर आपने, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल 0। अब जो है इसको आप किसके बराबर, इसके लिए भी आप 0 के बराबर रख दोगे एक बार, और इसके लिए भी आप 0 के बराबर एक बार रख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो 3x माइनस 2 इक्वल 0 और 2x प्लस 1 बराबर भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x बराबर 3x बराबर 2, इस साइड माइनस का है तो इस साइड हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये 3 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे काय में आ जाएगी, भाग में। इसी प्रकार से यहाँ पे x का मान निकालोगे अगर, तो 2x बराबर आएगा, पहले आपको क्या
-1 और x बराबर आ जाएगा -1/2। इस प्रकार से जो है आप इसके क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। यही यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे आप नीचे, यही द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के दो मूल हैं। ये जो आपका सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में क्या दिया है? क्वेश्चन 19 में दिया है भूमि के एक बिंदु से, ये आपका चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से, जैसे कोई भूमि का एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी मीनार के शिखर पर यहाँ पे कोई भवन बना हुआ है इस टाइप से। ये क्या है आपका भवन। 25 बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस दी है कितनी दी है? 25 मीटर। यहाँ पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक जी मीनार है और इसकी जो शिखर का उन्नयन कोण मतलब जी कितने डिग्री का दिया है? 60 डिग्री का। तो लिखा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं AB और इसको नाम देते हैं CB। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो क्या लिखेंगे आप? मीनार AB, इसकी ऊंचाई क्या मान लें? बराबर h मीटर है माना। और BC बराबर क्या दिया है आपको? 25 मीटर। और उन्नयन कोण का मान कितना दिया है? उन्नयन कोण कितना दिया है आपको? एंगल ACB बराबर 60 अंश। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में एंगल जो B है कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। इसका मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया है? 60 डिग्री। लंब का मतलब AB और आधार का मतलब BC। तो tan 60 का मान कितना होता है? चूँकि आपको पता है कि tan 60 का मान जो होता है √3, तो यहाँ पे √3 आप रख देंगे। AB का मान कितना दिया है? h। BC का मान कितना दिया है? 25। तो h का मान यहाँ पर निकालेंगे अगर आप, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में क्या है? 1। तो h का मल्टीप्लाई इधर और इसका क्या हो जाएगा? 25 √3 मीटर। अतः जो मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी वो कितनी आ जाएगी? 25 √3 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 25 √3 मीटर होगी। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 का पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप इसकी जो है अच्छी से तैयारी करें। इसमें बहुत चांस है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसको जो है आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है। इसकी तैयारी आपको, इस वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार ज़रूर देखें। जितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनको बार बार करने का प्रयास करें। अब इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 19 का अथवा। तो हम चलते हैं अगले पेज पर। तो 19 का अथवा क्वेश्चन देखें अगर आप, तो इसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन बना हुआ है 20 मीटर ऊंचा, जी 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके ऊपर एक क्या लगी है? संचार मीनार। इस प्रकार से इसके ऊपर जी आप इसको मान लो एक जी संचार मीनार है कि तल और शिखर की उन्नयन कोण, यहाँ पे कोई एक बिंदु है तो उन्नयन कोण जी, इसके तल का जो उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है? 45 डिग्री का। जी उन्नयन कोण 45 डिग्री का। और इस मीनार के शिखर का, जी यहाँ से यहाँ तक भवन है और इसके ऊपर जी लगी है इतनी मीनार, तो मीनार के तल का जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मीनार के शिखर का मतलब जी पूरा को एंगल ये कितना दिया है आपको? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए आपको जो है h, तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। इसको आप नाम दे दें ABC और इसको नाम दे दें D। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना कि
मीनार ए बी बराबर h मीटर ऊंची है। जी आपने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो ए सी की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, जी कितना हो जाएगा 20 प्लस h। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस h मीटर, जहाँ पे बी सी बराबर कितना दिया है आपको 20 मीटर। जी क्या है आपका भवन, 20 मीटर भवन की ऊंचाई। और क्या दिया है आपको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किस किस की, तल और शिखर की। कितनी कितनी दी है आपको, तल का दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तब एंगल सी कितना 90 अंश, यहाँ पे तो क्या बनेगा आपका 90 अंश का एंगल बनेगा ही। तब आप एक बार एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज बी सी डी में एंगल सी बराबर क्या है 90 अंश, ये तो पता है। तो यहाँ पे कितने, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो टेन, इसके लिए थीटा का मान क्या है 45, टेन 45। इसकी लंब क्या होगा छोटे वाले त्रिभुज के लिए 20। आधार का मान कितना होगा डी सी, आधार क्या होगा इसका डी सी, लंब इसके लिए क्या है BC। टेन 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे अगर, तो जी हो जाएगा 20 बटे DC। तो DC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। जी क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसको आप जो है समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद एक बार आपको बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा ACD में, त्रिभुज ACD में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें भी, अब इसमें जो है थीटा का मान कितना है बड़े वाले त्रिभुज के लिए टेन 60, लंब का मान कौन है 20 प्लस h और आधार क्या है आपका DC। तो टेन 60 का मान कितना होता है आपको पता है √3 बराबर 20 प्लस h अपॉन DC। तो DC का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, DC का आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो DC √3 बराबर 20 प्लस h, और यहाँ से DC की अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो DC बराबर हो जाएगा 20 धन h अपॉन में √3। जी समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखो DC, यहाँ पे भी DC और यहाँ पे भी DC, यहाँ पे भी DC और यहाँ पे भी DC। तो इसमें आप देखेंगे DC यहाँ पे भी और DC यहाँ पे भी है। तो समीकरण 1 और 2 से अब इसकी DC और DC क्या है इक्वल है, तो DC की वैल्यू इसमें रख सकते हैं आप। तो DC की जगह पे कितना लिख सकते हैं आप 20, और ये कितना है 20 प्लस h अपॉन √3। √3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 √3, ये बराबर कितना बचा 20 धन h। अब यहाँ से 20 का क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो 20 √3 इस साइड आएंगी तो 20 का एक हो जाएंगी माइनस की, बराबर क्या बचा इधर h। 20 यहाँ से क्या ले लेंगे आप कॉमन, तो कितना बचा √3 माइनस 1 बराबर h। तो आपको h का ही मान क्या करना था ज्ञात करना था, अतः जी आपका क्या आ गया आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी। ये जो है आप इसका सॉल्यूशन जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताएं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा जो है करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में दिया है, क्वेश्चन 20 में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 8, 9 और 25 का LCM और HCF
ठीक है। इसका जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 की गुणनखंड निकालेंगे आप तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने आ गए आपके 2 2 2। इसी प्रकार से आप 9 की निकालेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से आप काय के निकालेंगे 25 की, पचम 25 और 5 एकम 5। तो 8 की गुणनखंड क्या आ गए आपके, 2 पे कितने की पावर आ गई, 3 की पावर, और कुछ है ही नहीं इसमें। 9 के गुणनखंड क्या आ गए आपके, 3 की कितने की पावर, 2 की पावर, और 25 पे क्या आ गया आपका, 5 पे 2 की पावर। तो ये क्या आ गया इसके गुणनखंड। अब एलसीएम अगर देखें हम, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी पावर। तो बड़ी बड़ी पावर देखते हैं तो 2 है गुणनखंड, 3 है और 5 है, तो सिर्फ सिंगल सिंगल बार ही हैं, सभी लोग हैं। 2 पे भी किसको ले लेंगे, 3 की पावर, और कहीं है नहीं। 3 पे भी कितने की पावर, 2 की, और 5 पे भी 2 की पावर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, पचम 25। इसका आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 नाम 72 गुणित 25, 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, एचसीएफ क्या कितना निकालते हैं, जो तीनों में क्या हो कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब कॉमन क्या होगा, 1। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को, जी आपका क्या हो गया आंसर। एलसीएम आपका 1800 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से जो है हल कर सकते हैं। इसी का जो अथवा क्वेश्चन दिया है 20 का, लिखा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखा है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7√5 माना, इसको 7√5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तब 7√5 इसको आप कैसा लिख सकते हैं, a/b में। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसमें कॉमन केवल एक हो, सहअभाज्य संख्याएं हैं जिसमें b बराबर जो होता है वो 0 नहीं होता है। जी आपने क्या मान लिया, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ से 7√5 बराबर a/b, तो यहाँ से अपन √5 बराबर 7 का क्या कर देते हैं, नीचे गुणा, b में क्या हो जाएगा गुणा। अब चूंकि आपको पता है, चूंकि a b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आप a और b का कुछ भी मान रखोगे, यहाँ पे आपको हमेशा ही कोई भी नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि a/7b एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे ये जो हमेशा क्या है, एक परिमेय संख्या, और आपको पता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो √5 और a/7b बराबर नहीं होंगी, क्योंकि √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः आपने इसको गलत मान लिया था, इसको आपने परिमेय मान लिया था, ठीक है। इसलिए आपका जी है, आपका जी रिजल्ट मिल गया आपको। तो अतः गलत, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है, इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बस आपको ध्यान रखना है, बाकी इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 21। तो क्वेश्चन 21 में ये आपके चैप्टर 12 का जो है क्वेश्चन है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इस टाइप से एक कैप्सूल दिया है आपको, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है। दोनों सिरों पर एक क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। तो आपने देखा भी होगा कैप्सूल जो है इस टाइप से रहता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी? 14 mm। उसका व्यास मतलब जी कितना दिया है? उसका व्यास 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो है चूँकि पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? 14 mm। तो हमें केवल बेलनाकार भाग की अगर लंबाई निकालनी हो तो ये क्या कितना दिया है आपको? चूँकि व्यास कितना दिया है? व्यास जो है आपको कितना दिया है? d बराबर 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 mm। d 5 का आधा कितना? 2.5। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की कैसी होती है? आधी। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी क्या है? 2.5 mm। और ये भी क्या है? 2.5 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2.5 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2.5 mm होगी। तो पूरी कितनी है? 14। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, इसकी जो है आप लंबाई अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसको आप h मान सकते हैं। h बराबर 14 में से 2.5 इस साइड से माइनस हो जाएगा, और 2.5 जो है उस साइड से क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब है 14 में से कुल क्या हो जाएगा? 5 माइनस, इसका मतलब कितना? 9 mm। तो जो है आपकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई लंबाई कितनी आ गई? 9 mm। अब कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब जिसमें ऊपर के और नीचे के भाग शामिल ना हो, इस प्रकार से जी अगर बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकालते हैं? जब इसमें ऊपर और नीचे के तल शामिल ना हो, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप गिलास को नीचे से काट दें तो वो क्या हो जाएगा? ये खोखला बेलन। तो अगर उसमें सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ का निकलेगा। और अगर आप गिलास को, जैसे आप कोई भी डिब्बा है, ठीक है, कोई भी डिब्बा है, तो उसमें जो है उसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRh। अब यहाँ पे 2 अर्धगोलों का क्यों लिया? क्योंकि एक अर्धगोला इस साइड है और एक अर्धगोला इस साइड है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। अब इसमें 2 का गुणा क्यों किया? क्योंकि कितने अर्धगोला है? 2 अर्धगोला है। ये तो होता है एक का फार्मूला। अब यहाँ से हम 2πr दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो 2πr हम क्या कर लें? कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचा? h। 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक 2 बचा और एक क्या बचा? r। इसमें जो है हम RH का मान रख दें, तो 2π का मान होता है 22/7। r का मान रखेंगे आप कितना? 2.5, या इसको जो है आप 5/2 भी लिख सकते हैं। r के मान को क्या लिख सकते हैं? 5/2। तो हम 5/2 ही लिख दें डायरेक्ट। h का मान कितना निकाला आपने? 9। ठीक है, 2 गुणित r का मान 5/2,
ठीक है, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। ऊपर कितना बचा, 22 गुणित 5 और बट्टे में कितनी बची, 9। और ये 2 से 2 कट गए तो 9 और 5 कितने हो जाएंगी, 14। तो 7 दूनी 14। ठीक, ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। अब इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 22। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो जी कितना हो जाएगा, 22 गुणित 5 दूनी 10। तो जी हो जाएगा 220 mm²। जी क्या आ गया आपका आंसर। तो ये जो है आपके पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 में नहीं, लेकिन 2025 में नहीं आया था, 2026 में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही सावधानी पूर्वक करें, ताकि आप पे जो क्वेश्चन जो है बड़ी ही आसानी से बन जाए। इसको बार बार देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, उसका रिवीजन भी करते रहें। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी कम में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि पेज जो है हम बहुत नहीं है हमारे पास। इसमें लिखा है, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। इस प्रकार से एक कमलदान है, उसमें मतलब पेन रखने के लिए 4 जो है कॉलम। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक लकड़ी का कमलदान दिया है जिसमें 4 शंक्वाकार क्या बने हैं, गड्ढे। तो एक लकड़ी में 4 ऐसे शंक्वाकार गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो अपन को बची हुई लकड़ी का जो है उसका क्या निकालना है, आयतन। तो घनाभ लकड़ी कैसी है, घनाभ के आकार की। तो इसमें दिया भी है घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं कितनी दी हैं, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। तो पहले हम क्या करें, पूरे घनाभ का आयतन निकाल लें। उसमें से 4 शंकुओं के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब घनाभ का आयतन क्या निकाल लें, यहाँ से घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब इन तीनों को क्या करना है, गुणा। 15 गुणित 10 गुणित 3.5। तो यहाँ पे हम गुणा अगर करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, 15 का गुणा कर दें आप, 15 15 5 75 की 5 हासिल की 3, 15 × 45, 45 और 7 कितना होता है, 52। ठीक है, एक जीरो पीछे, डेसिमल इधर लगाओ तो जी कितना आ जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब। जी आ गया आपका पूरे घनाभ का, क्या आ गया, पूरे घनाभ का आयतन। चूँकि गड्ढे की जो है त्रिज्या कितनी दी है, यहाँ पे शंक्वाकार गड्ढे लिख सकते हो आप, शंक्वाकार। यहाँ पे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो है गहराई, इसको h मान सकते हैं, गहराई कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, अब जगह से एक गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन, एक गड्ढे का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h। चूँकि कितने गड्ढे हैं, चूँकि 4 गड्ढे हैं, चूँकि कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं। तो इसी में हम क्या करते हैं, 4 का गुणा। तो 4/3 πr² क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, 0.5। 0.5 को जो है आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5/10। तो जी आ जाएगा 5/10, 2 बार लिखना है 5/10। और ऊंचाई कितनी दी है, 1.4 मतलब 14/10। हमने जो दशमलव को हटाकर डायरेक्ट क्या लिख दिया, 14/10। तो यहाँ से सॉल्व कर लें आप, काट दें आप, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, और क्या कट रहा है, और भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से जी 5 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ आपका ऊपर आपका बचा केवल और केवल
देखें, अगर देखा जाए तो ऊपर आपका सिर्फ 44, 22 दूनी 44, और नीचे बचा आपका केवल कितना, 10 तिया 30। तो 44 में आपको क्या करना है, 30 का भाग देना है। दे दें भाग, 30 का भाग दे दें। 30 का भाग 30 एकम 30, कितना बचा इधर 4, यहाँ पर कितना बचा 1 दशमलव, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 30 चौको 12, कितनी बार जाएगा 4 बार, 30 चौको 12, 120, कितनी बची 20, फिर 1 0, अब कितनी बार चला जाएगा 4 5 6, 6 बार चला जाएगा, 6 तिरी 18, फिर 20 बचेंगे, फिर 6 बार चला जाएगा, फिर 20 बचेंगे, फिर 6 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 6 6 6 बार बार 6 6 6 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 दशमलव क्या लिख सकते हैं आप इसको 47, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1.47। तो लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन क्या निकलेगा, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ की आयतन में से माइनस 4 गड्ढों का आयतन, इसको क्या कर देंगे आप, घटा देंगे। तो लकड़ी का आयतन कितना निकाला था आपने 525, इसमें से 4 गड्ढों का आयतन कितना निकला 1.47, इसको माइनस करेंगे आप इस प्रकार से 1.47, जी कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे भी 5 बचा, यहाँ पे 1, तो 5 में से 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आपका लकड़ी का आयतन। इस क्वेश्चन को जो है इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर देखें, एक बार आप खुद से भी करने का इसको प्रयास करें ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में लिखा है 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है और इसमें आपको एक उपयुक्त विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, एक में दिया है वर्ग अंतराल, सबसे पहले वाला कॉलम क्या होता है वर्ग अंतराल, फिर होता है परिवारों की संख्या मतलब बारंबारता, दूसरा कॉलम काय का होता है बारंबारता का। तो इसको हम बना लेते हैं। जी दिया है आपका 100 से 150, 150 से कितना दिया है 200, 200 से दिया है आपको 250, 250 से दिया है 300 और 300 से दिया है आपको 350। इसकी बारंबारता दी है 4 5 12 2 2, ठीक है। ये हो गया आपका एफ आई का मान हो गया। अब सिग्मा एफ आई का मान कितना 25, ये क्वेश्चन में भी दिया है आपको। इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या निकालते थे आप एक्स आई निकालने के लिए क्या करते थे आप दोनों को जोड़ के उसका क्या कर देते थे आधा। तो 150 और 100 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 के आधे कितने होते हैं 125, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसको आप जोड़ेंगे तो 200 और 300 350, 350 के आधे कितने हो जाएंगे 175, जी हो जाएगा आपका 175, जी हो जाएगा आपका कितना 225, जी कितना हो जाएगा आपका 275, जी कितना हो जाएगा आपका 325, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो इसको कल्पित माध्य विधि के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। किसी विधि के द्वारा कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य मानते हैं बीच वाले पद को, तो हम जो है कल्पित माध्य किसको मान लें इसको 225 को, ठीक है। बीच वाले पद को माना जाता है बिल्कुल सेंटर में हो। अब एक्स आई के बाद हम क्या निकालते हैं डी आई कैसे निकाला जाता है एक्स आई में से क्या हो जाता है ए जो है घट जाता है, तो निकाल लें आप। तो 125 में से जब 225 को माइनस करोगे, ये छोटा है बड़ा है तो कितना आ जाएगा माइनस के 100। इसको जब इसमें से माइनस करोगे 175 में से 225 को, तो माइनस का कितना बचेगा 50। 225 को 225 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0। यहाँ से 275 में से 225 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50।
यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 100। अब इसमें क्या करते हैं डी आई का गुणा किस में करते हैं एफ आई में, मतलब एफ आई का गुणा हम काय में करेंगे डी आई। 100 का गुणा किस में करोगे 400 में, तो जी आ जाएगा माइनस का 400। इसमें गुणा करोगे 5 25 माइनस की 250, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी 100 और यहाँ पे हो जाएगा 50 दूनी मतलब 100 दूनी 200। अब इसका क्या निकालते थे आप डी आई और एफ आई का योग, तो ये माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 मतलब 650। जी कितना हो जाएगा माइनस की, यहाँ पे हम देख करके देखते हैं माइनस की 650, माइनस की 650, माइनस की 650 में से 300 क्या हो जाएंगी माइनस, जी प्लस की हैं जी माइनस की हैं, तो जी कितना बचा आपका 350, तो जी कितना आया आपका 350। ठीक है। अब कल्पित माध्य विधि ए बराबर क्या माना था आपने 225, जी क्या था आपका कल्पित माध्य, जी क्या था आपका कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में कल्पित माध्य मानना पड़ता है, तो जी आपने क्या मान लिया था कल्पित माध्य। अब क्या होता है कल्पित माध्य विधि में, कल्पित माध्य विधि में सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए का मान कितना है 225 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना दिया है 350 और एफ आई का मान कितना दिया है 25। तो क्या करेंगे हम 1 मिनट, यहाँ पे जो बचेगा ये माइनस का 350 बचेगा, कितना माइनस का 350, क्योंकि ये माइनस की 650 कैसे हैं ज़्यादा हैं, तो ये ध्यान रखना माइनस की 350। 25 से काट दो, 25 से कम 25 बचे कितने 10, 25 चौको 100, तो ये आ जाएगा 225 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस की कितना आ जाएगा 14, तो ये आपका बचेगा 211 रुपये। ठीक है, क्योंकि दैनिक व्यय दर्शाता है रुपए में, तो ये क्या निकल आया आपका माध्य। इस प्रकार से जो है कल्पित माध्य विधि के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी का जो अथवा क्वेश्चन है उसमें जो है हमें इन आंकड़ों को क्या निकालना है बहुलक, तो बहुलक जो है बहुलक हमें यहाँ पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुलक के लिए भी आपको जो है यहाँ पे बहुलक के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे वर्ग अंतराल, ये आपको दिया है वर्ग अंतराल, एक होता है वर्ग अंतराल का बॉक्स और एक होता है बारंबारता का। इसमें हमें कोई भी नया कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, तो बारंबारता का कॉलम दिया है आपको और एक दिया है वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से कितना 120। बारंबारता दी है आपको 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, कितनी दी है आपको 29। तो हम सबसे बहुलक में क्या देखते हैं सबसे जो अधिक बारंबारता है उसको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 61 है, जिसका वर्ग 61 के सामने वाला वर्ग मतलब जी, जिसका वर्ग कौन सा 60 से 80 क्या होगा जी आपका बहुलक वर्ग होगा, जी क्या होगा आपका बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, जिसमें इसमें एल का मान एल क्या होता है 60, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जी क्या कहलाती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा जी कितनी दी है 60, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है h, कितने का डिफरेंस है 20 का, जी कहलाता है बहुलक वर्ग का माप, बहुलक वर्ग माप। ठीक है, जे की क्या दिया है आपको बहुलक वर्ग माप, तो जे जो होता है जे होता है F1 का मान, इसके ऊपर मिलेगा आपको F0 और इसके नीचे मिलेगा आपको F2। तो आप F0 बराबर क्या लिखेंगे 52, जे क्या है आपकी
बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, ये आपको यहाँ पे लिखना है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 52, F2 बराबर जी तो F1 का मान है, F1 बराबर 61, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 बराबर कितना दिया है 38, F1 को आप यहीं लिख लें। ठीक है, ये इतने सारे जो है आपको मान चाहिए है। तो आपको पता है बहुलक का जो सूत्र होता है। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज ना हो, इसको जो है हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ये क्या होता है आपका बहुलक का सूत्र। इसमें मान रख दो। L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान कितना दिया है 61 और F0 का मान कितना दिया है 52 बटे 2 गुणित 61 माइनस F0 का मान 52, F2 का मान 38 और H का मान कितना दिया है 20। इसको आप सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 60, ऊपर कितने बचेंगे 9, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एकम 2 6 दूनी 12 122, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ये 40 और ये माइनस के 90 और यहाँ पे हो जाएगा 20 का गुणा। देख लें इसको आप, बराबर 60, ये प्लस लगा है प्लस लगा दो, ऊपर 9, यहाँ से अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितने हो बचेंगे, यहाँ पे 122 में से 90 माइनस करोगे तो बचेंगे आपकी 32 गुणित 20, 4 से कट रहे हैं 4 से कट दो, 4 पंचे 20 4 8 32, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 60 धन, ये हो जाएंगे 9 पन्ना 45 बटे 8, तो 45 में 8 का भाग देंगे अगर आप तो कितनी बार जाएगा 8 पंचे, यहाँ पे देख लें आप भाग देना कैसे दे रहे हैं हम भाग, 45 में 8 का भाग, 8 पंचे 40, कितने बचे 5, लगा क्या दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 छिंग 48, कितने बचे 2, लगा 0, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंचे 40, तो कितना बचेगा 60 धन 5.625, जितना आपका बचा तो इसमें हो जाएगा प्लस, तो जी हो जाएगा 65.625। ठीक है, अब इसमें जीवन काल घंटों में दिया है तो जी इतने घंटा आएगा, जी क्या है आपका बहुलक। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। इसमें दिया है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। एक समीकरण लिखा है आपको 3x धन 4y बराबर 10 और एक दिया है आपको 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो इसको हल करना है तो हम इसको किसी भी मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि के द्वारा हल कर दें। किसके द्वारा? विलोपन विधि। देखें आप विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, किसी एक टर्म, किसी x या तो x वाला टर्म एक सा कर लें या फिर y वाला। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x वाला टर्म क्या कर लें एक सा। अब x वाले टर्म को एक से करने के लिए ऊपर वाले समीकरण में, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा और समीकरण 2 में हम काय का गुणा कर दें 3 का। इस 3 का इस नीचे वाले में गुणा और इस 2 का ऊपर वाले में गुणा, ताकि क्या हो जाए एक सा 6 बन जाए। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, मतलब पहले वाले पद को 6 बना दो। तो 2 3 6x, 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20। ऐसे यहाँ पे 6x माइनस के 6y और 6, जी क्या हो गया आपका, जी आपने गुणा कर दिया। अब क्या लिखोगे समीकरण घटाने पर, अगर समीकरण घटाओगे आप एक में से 2 तो नीचे वाले समीकरण के क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो जे प्लस का जे माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 और 6 कितने होते 14y और 20 में से 6 क्या हो जाएंगे माइनस, तो जे भी कितना बचेगा 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा 14 बटे 14 मतलब 1। तो y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान कहाँ रख दें आप, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण
एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। आप समीकरण एक इसमें भी मान रख सकते हैं, इसमें भी मान रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, आपको मान हमेशा सेम ही मिलेगा। तो इसमें रख दें आप y बराबर कितना रखना है, 1। तो जहाँ पे भी y लिखा है वहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 1 रख दो। 3x प्लस 4 y का मान हमने 1 रख दिया, बराबर कितना आ गया, 10। तो ये हो जाएगा 3x, 4 एकम 4, 4 इस साइड प्लस के हैं तो उस साइड काय के हो जाएंगे, माइनस के, 10 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x और कितना बचा है इधर, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3। तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 2। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 2 निकल आया और y बराबर कितना निकला, 1। जी आपका आंसर। अब इसी का जो है अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन 23 था, 23 का क्वेश्चन अथवा लिखा है 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग कितना दिया है, 9। तो माना कि इकाई का अंक, अब 2 अंकों की संख्या होती है तो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जो है वो क्या है, x है, और दहाई का अंक क्या है, दहाई अंक क्या है, y है। तब संख्या क्या बनेगी आपकी, इकाई के अंक में किसका गुणा होता है, 1 का, और दहाई के अंक में किसका गुणा होता है, माने 10 का। जी आपकी क्या बनेगी संख्या। इकाई का अंक 1 से मिलकर बनता है और दहाई का अंक 10 से, तो जी आपकी क्या बन गई संख्या। लिखा है दो अंकों का योग कितना दिया है, 9। प्रथम कंडीशन क्या दी है, x प्लस वाई बराबर दिया है 9। जी आपका समीकरण 1, अंकों का योग दिया है, तो एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, इनका योग कितना दिया है, 9। ठीक है, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड शर्त लिखा है, सेकंड शर्त लिखिए, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, मतलब 10y धन x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब इकाई के अंक पर दहाई का अंक और दहाई के अंक स्थान पर इकाई का अंक, तो ये हो जाएगा 10x धन y। ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है, इसका 9 गुना, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। इसको सॉल्व कर दें, जी कितना हो जाएगा, 90y धन, जी कितना हो जाएगा 9x बराबर, जी कितना हो जाएगा 20x धन 2y। ये कितना हो जाएगा 2y। इसको आप क्या कर दें, सबको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 90y धन 9x माइनस की 20x और जी माइनस की 2y। इस साइड क्या बचा आपका 0। सबसे पहले x वाला पद लिखेंगे अगर, तो 20 में से 9 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 11। 90 में से 2 घटा दोगे तो कितने बचे, प्लस के 88y बराबर कितना बचा, 0। ठीक, इसको आप और सॉल्व करेंगे, अगर इधर से ऋण का चिन्ह अलग करना है आपको तो क्या कर देंगे आप, ऋण का गुणा कर देंगे, तो ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जे हो जाएगा प्लस का, जे हो जाएगा माइनस का बराबर 0। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 11 का क्या कर दें, इसमें भाग कर दें। तो 11 एकम 11, 11 8 88, 11 शून्य शून्य, तो x माइनस 8y बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको समीकरण दे दें आप नाम 2। अब समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दें। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो x धन y बराबर आ गया 9 और x ऋण 8y बराबर आ गया आपका 0। तो इसमें तो पहला जो टर्म है, पहली आपकी टर्म है x सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, घटाने पर ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 घटाना है, नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जी कितना हो गया, कट गया, और 8 और 1 जी कितना हो जाएगा, 9y बराबर जी कितना 9। तो 9 से 9 कट जाएंगे तो y बराबर कितना आया, 1। कितना आ जाएगा, y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो x धन y बराबर कितना 9। अगर y का मान 1 रखोगे इधर तो जी कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उस साइड चला जाएगा, 1 माइनस का उस साइड हो जाएगा, तो कितनी बची 8। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या होगी 10y धन x, मतलब y की जगह पे क्या लिखना है 1। तो 10 गुणित 1 धन x की जगह पे 8, 10 एकम 10 और 8 18। तो वह संख्या क्या होगी 18 होगी। इस प्रकार से हमने जो है सन 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया है। तो इसको आप 1-2 बार ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। आप खुद भी अपने मन से बिना देखे करने का प्रयास करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। आगे हम और पेपर सॉल्व करवाएंगे तो वो भी आपको वीडियो आती रहेंगी। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।